नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्योत्तर काल के बारे में। और मौर्योत्तर काल में जितने भी विदेशी आक्रमणकारी थे, शक थे, कुषाण थे, बैक्टीरियाई आक्रमण हुआ था, इन सब के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। और मौर्योत्तर काल के भारतीय राजवंशों के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था। शुंग वंश के बारे में, कण्व वंश के बारे में, आंध्र सातवाहन वंश के बारे में और चेदी वंश इत्यादि के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल के प्रशासन के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, सामाजिक दशा के बारे में, कला, संस्कृति इत्यादि के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ हमारा मौर्योत्तर काल समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम लोग गुप्त काल की तरफ प्रस्थान करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं अध्ययन इन्फोटेनमेंट। तो आइए मौर्योत्तर काल में सबसे पहले देख लेते हैं प्रशासन के बारे में, मौर्योत्तर कालीन संस्कृति, और उसके अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं प्रशासन के बारे में। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ था कि हम लोगों ने देखा था मौर्य काल में हम लोगों ने देखा था कि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी ना, वह केंद्रीकृत व्यवस्था थी। केंद्र में राजा हुआ करता था और उसके बाद जो है आपके जिस प्रकार से आज बटे हुए हैं, केंद्र में आपका केंद्र सरकार होती है, उसके बाद राज्य सरकार होती है, फिर जिलों का प्रशासन होता है, फिर ब्लॉक्स होते हैं, फिर गांव होते हैं। तो इस प्रकार से उस समय भी जो है मौर्य काल में हम लोगों ने देखा था कि केंद्रीयकृत प्रशासन था। केंद्र में राजा हुआ करता था और उसके बाद प्रांत हुआ करते थे, उसके बाद सुदूरवर्ती क्षेत्र हुआ करते थे और सब में प्रशासनिक ढांचा अलग अलग था। लेकिन इस समय क्या हुआ, मौर्योत्तर काल में क्या हुआ, कोई केंद्रीकृत प्रशासन नहीं रह गया। कारण यह था कि कोई भी मौर्य साम्राज्य की तरह कोई विशाल साम्राज्य नहीं था जो कि सबको एकता के एक सूत्र में बांध सके और सब पर अधिकार कर सके। तो ऐसा कोई था नहीं। तो उस समय क्या हुआ, छोटे छोटे राज्य जो हैं, छोटे छोटे साम्राज्य जो हैं, अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हो गए थे। वहां पर उन्होंने सत्ता पर कब्जा हासिल कर लिया था और इसी कारण से अब जो है विकेंद्रीकरण हो गया था, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया था। केंद्रीयकृत सत्ता नहीं रह गई थी, प्रशासनिक व्यवस्था नहीं रह गई थी और जो आपके विभिन्न क्षेत्र थे उनमें अलग अलग प्रशासन हो गया था। ठीक है, और जो राजा था या फिर जो केंद्रीय प्रशासन था, उसका नियंत्रण जो था वह अलग अलग क्षेत्रों में कम हो गया था। ठीक है, पूरे क्षेत्र में उसका नियंत्रण उतना ज़्यादा मजबूत नहीं रह गया था। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। कुषाण राजाओं ने चीनी शासकों के अनुरूप देवपुत्र शाही नुशाही नामक जो है उपाधियां धारण करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था कि दैवीय उत्पत्ति के विकास का यह परिचायक था। मतलब राजा जो थे वह अपनी तुलना देवत्व से करने लगे थे, देवों से करने लगे थे। जैसे जो आपके सातवाहन राजा थे वो अपनी तुलना किया करते थे भगवान रामचंद्र से या फिर भगवान कृष्ण से अपनी तुलना करने लगे थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ये सब जो थे, शक थे, कुषाण थे, ये सब बाहर के थे। ठीक है, ये सब बाहर के थे तो उनको जो है मलेच्छ समझा जाता था। ठीक है, मलेच्छ समझा जाता था भारत के अंदर, क्योंकि ये भारत के बाहर के थे। तो इन लोगों को अपनी महत्ता स्थापित करने के लिए अपना नाम जो है देवों से जोड़ना पड़ा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो देवकुल की प्रथा जो है इस समय चल रही थी। मतलब कि मृत राजाओं की, जो राजा मर जाते थे, उनकी मूर्तियां स्थापित करने हेतु मंदिर निर्माण करवाया जाता था। ठीक है, ताकि उनको देवता के रूप में जो है प्रतिष्ठित किया जा सके। ठीक है, तो इसी को देवकुल प्रथा कहा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से यह प्रथा चल पड़ी थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि सातवाहन शासकों ने प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्ध भिक्षुओं तथा ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दान की परंपरा शुरू की थी। ठीक है, यह हम लोगों ने देखा है और इसी प्रकार का नानाघाट अभिलेख के बारे में हम लोगों ने देखा है, जो कि भूमि दान का सर्वप्रथम आपका अभिलेखीय साक्ष्य भी माना जाता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में यह देखा है। ठीक है, तो सातवाहन शासकों ने यह प्रथा प्रारंभ की थी, ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि दान की प्रथा। ठीक है,
आगे देख लेते हैं, शको तथा पार्थियन शासकों ने संयुक्त शासन की प्रथा अपनाई थी। संयुक्त शासन क्या होता है? तो संयुक्त शासन में क्या होता है कि युवराज जो होता है उसको भी राजा के बराबर अधिकार होता है, ठीक है, इसीलिए इसको संयुक्त शासन कहा जाता है, क्योंकि राजा और युवराज दोनों मिल करके सत्ता का बंटवारा करते थे। कहने का मतलब है कि दोनों का जो मतलब प्रशासनिक स्थिति होता था, जो शक्ति होता था, वह एक समान होता था, ठीक है, तो इसको संयुक्त शासन कहा जाता है। यह शको तथा पार्थियन शासकों के समय में ऐसा चला था, प्रथा चली थी। शक तथा कुषाणों ने हखामनी साम्राज्य की क्षत्रपी प्रणाली को लेकर के भारत में आए थे, ठीक है। हखामनी साम्राज्य जो था वह ईरान में था, हम लोगों ने पढ़ा है जब विदेशी आक्रमणों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तब हखामनी साम्राज्य के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, और वहाँ पर क्षत्रपी प्रणाली चलती थी, ठीक है, मतलब एक क्षेत्र का जो राजा हुआ करता था उसको क्षत्रपी कहा जाता था, ठीक है, तो वह भी यहाँ पर लागू किया गया था, किसके द्वारा? शको तथा कुषाणों के द्वारा। इसके अलावा देखते हैं तो कुषाणों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का भी शुरुआत किया था, ठीक है। द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली से आपको याद आया होगा, मैंने बताया था जब हम लोग एक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे पॉलिटी में, 1773 से लेकर के और आज़ादी तक का एक्ट हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने 2-3 जगह द्वैध शासन प्रणाली पढ़ी थी। कभी केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लगाई जाती थी, कभी प्रांतों में लगाई जाती थी। तो मुझे जरूर कमेंट में लिख करके बताइए, यदि आपने वो वीडियो देखा है तो कमेंट में लिख करके बताइए कि सर्वप्रथम द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी और कब कब द्वैध शासन प्रणाली जो है केंद्र में या फिर प्रांतों में भारत में लगाया गया था। कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और सबसे पहले द्वैध शासन प्रणाली का शुरुआत जो है यहीं पर कुषाणों ने किया था मौर्योत्तर काल में, ठीक है, यह याद रखिएगा। यूनानियों ने सेनानी शासन यानी कि मिलिट्री गवर्नेंस अपनाया था, मतलब कि सेनानी का शासन हुआ करता था, सेना का जो प्रमुख होता था उसका शासन, मिलिट्री गवर्नेंस। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं पाकिस्तान में, मतलब चुनी हुई सरकार नहीं है, यहाँ पर सिलेक्टेड सरकार है पाकिस्तान में, और मतलब कि मुख्य मतलब व्यावहारिक रूप से शासन कौन करता है? तो वहाँ की सेना व्यावहारिक रूप से शासन करती है, ठीक है। कहने को केवल सरकार है तो उसी को कहते हैं मिलिट्री गवर्नेंस, ठीक है। राजत्व का दैवीकरण कर दिया गया, ठीक है, और सातवाहन शासकों ने अपनी तुलना जो है शिव से की, कृष्ण भगवान से की, रामचंद्र भगवान से की, तो इस प्रकार से राजत्व का दैवीकरण किया जाने लगा, ठीक है। प्रशासन में मातृसत्तात्मक तत्व की प्रधानता जो है वह इस काल की विशेषता थी। जैसा आप देख सकते हैं कि सातवाहन जितने भी शासक थे उसमें नाम से पहले जो है क्या लगाया जाता था? माता का नाम लगाया जाता था, जैसे बलश्री। फिर आपका आप देख सकते हैं अन्य शासकों के नाम में भी आप देख सकते हैं कि सब में पहले जो है आपका माता का नाम लगाया गया है, ठीक है। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, बलश्री, इस प्रकार से माता का नाम लगाया जाता है। तो इसको मातृसत्तात्मक जो है तत्व की प्रधानता इस समय की विशेषता मानी जा सकती है, ठीक। आगे देख लेते हैं तो सातवाहन शासन में ग्रामीण प्रशासन जो था वह गौलमिक के हाथ में था। ग्रामीण प्रशासन जो था सातवाहन शासन में उसका प्रधान हुआ करता था गौलमिक, नाम था अधिकारी का गौलमिक, ठीक है। और गौलमिक जो होता था वह सैन्य टुकड़ी का प्रधान हुआ करता था, मतलब सेना की टुकड़ी का प्रधान हुआ करता था गौलमिक, जो कि प्रांतों का प्रशासन भी चलाया करता था, ठीक है, या फिर ग्रामीण प्रशासन भी चलाया करता था। जबकि कुषाण काल में यदि देखें तो गांव का जो प्रशासन था वह ग्रामिक चलाता था, ग्रामिक, ठीक है। तो सातवाहन के टाइम में गौलमिक हो गया और कुषाणों के टाइम में ग्रामिक हो गया, ठीक है। तो यह दोनों याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा कटक और स्कंधावर नामक जगह जो थे वह सातवाहन काल में सैन्य शिविर हुआ करते थे वहाँ पर, ठीक है, सैन्य शिविर वहाँ पर हुआ करते थे कटक और स्कंधावर में, याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं तो इस समय में जो है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि केंद्रीयकरण जो था वह कमजोर हो गया था और सत्ता का जो नियंत्रण था वह ढीला पड़ने लगा था प्रांतों में, राज्यों में, गाँव में इत्यादि में, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो पराजित राज्यों को अधीनस्थ बनाया जाता था, ठीक है। जैसा वो भी कहा करते थे, चाणक्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि जो राजा
को अगर आपने पराजित कर दिया है तो उसको अपने अधीनस्थ रखिए, ठीक है, उसको न बंदी बनाइए न मारिए। अगर उसको अधीनस्थ बना करके रखते हैं तो उसका गुरूर स्वयं खत्म हो जाएगा, वह आपके लिए वफादार हो जाएगा, ठीक है। तो वह काम जो है इस समय के राजाओं ने किया था कि उन्होंने शकों ने, कुषाणों ने, सातवाहनों ने अनेक राज्यों को जीता, लेकिन राज्य जीतने के बाद जो है उसको राज्य को अपने में नहीं मिलाया, न ही राजा को मारा, न ही उसको बंदी बनाया, बल्कि उस राजा को अपने अधीनस्थ रखते हुए, अपने अधीन रखते हुए उनको शासन चलाने दिया, ठीक है। तो ये प्रथा जो है उस समय लागू हुई थी, ठीक है। आहार या विषय के बारे में देख लेते हैं। तो आहार या विषय जो थे वह सातवाहन काल में जो थे जिला प्रशासन की इकाई को कहा जाता था। जिला प्रशासन की इकाई जो होती थी सातवाहन काल में, उसे आहार या फिर विषय कहा जाता था। जैसा हम लोगों ने अशोक काल में देखा था कि जिला प्रशासन की इकाई वहाँ पर भी हुआ करती थी, तो यहाँ पर जो है विषय और जो आपका आहार है वह जिला प्रशासन की इकाई थी सातवाहन काल में, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रशासनिक व्यवस्था को देखा। मौर्योत्तर काल का जो इतिहास है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यह ट्रांजिशन फेज है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता देना उचित समझता हूँ, ताकि ये परीक्षा में यदि एक भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो छूटे ना, ठीक है। घटना चक्र में भी आप उठा करके देखिए तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपीएससी में भी पूछे गए हैं, यूपीपीएससी में भी पूछे गए हैं, और एमपीपीएससी इत्यादि जितने भी पीसीएस हैं उन सब में पूछे गए हैं मौर्योत्तर काल से क्वेश्चन, इसलिए पढ़ना तो जरूरी है, ठीक। आगे देख लेते हैं हम लोग सामाजिक व्यवस्था के बारे में। तो इस समय क्या हुआ था कि जो जनजातीय लोग थे या फिर जो शूद्र थे उनका काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था, ठीक है। क्योंकि इस समय जो शिल्प था, उद्योग था, इन सब कारीगरों इत्यादि का जो है वह बहुत ज़्यादा विकास हुआ था उस समय। यह कला जो थी, कारीगरी की कला जो थी, शिल्प जो था, उसका बहुत ज़्यादा उत्थान हुआ था, और यही कारण था कि शूद्र लोग या फिर जनजातीय लोग जो कारीगरी से जुड़े हुए थे उनमें समृद्धि आई थी, ठीक है। तो समाज में शूद्रों का जो स्थान था वह आगे की ओर बढ़ा था, और शूद्र जो थे वह वैश्य के समकालीन आ गए थे समृद्धि के लिहाज से देखें तो। लेकिन मनु ने उस समय भी जो है शूद्रों के प्रति कठोर रुख अपनाया था, और शूद्रों को का काम तब भी यही था कि ऊपर के जो 3 वर्ण हैं, आपके ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, उनकी सेवा करना ही शूद्रों का उस समय भी काम हुआ करता था, ठीक है। ये मत समझिए कि समृद्धि आ गई थी तो उनको मतलब कि समान अधिकार भी दिया गया था, ऐसा नहीं था, ठीक है। समाज में दास प्रथा जो थी वह भी चलती थी। मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों के बारे में बताया गया है, ठीक है। उस समय क्या था कि महिलाओं की स्थिति जो है वो थोड़ी डाउन हो गई थी। महिलाओं की स्थिति डाउन इस प्रकार से हो गई थी क्योंकि मनु जो थे उनका महिलाओं के प्रति जो था वह कठोर रुख था, ठीक है। वो विधवा विवाह को हतोत्साहित करते हैं, मतलब विधवा विवाह न हो इस प्रकार का प्रयास करते हैं, और बाल विवाह को प्रोत्साहित करते हैं, ऐसा किताबों में लिखा गया है। अब क्या सही है क्या गलत है भगवान जाने, लेकिन किताब में लिखा हुआ है कि मनु जो थे, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी थी, तो मनुस्मृति में कहा गया है कि महिलाओं को विधवा विवाह का अधिकार नहीं होना चाहिए। विधवा विवाह को उन्होंने हतोत्साहित किया था, जबकि बाल विवाह को प्रोत्साहित किया था। इसके अलावा मनुस्मृति में महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित किया गया है, और शिक्षा के अधिकार को भी सीमित कर दिया गया है, महिलाओं के अधिकार को, ठीक है। तो इस प्रकार से महिलाओं की स्थिति जो थी वह उतनी अच्छी नहीं रह गई थी मौर्योत्तर काल में, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो जो चारों वर्ण थे उसमें ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान हुआ करता था, ठीक है। ब्राह्मण जो थे वो सर्वोच्च स्थान पर थे। उसके बाद जो है क्षत्रियों का स्थान आता था, ठीक है। उस समय जो है घुड़सवार, उत्तम कोटि के घुड़सवार हुआ करते थे, ठीक है। यह सब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो देख लेते हैं। और भारतीय समाज में जो है विदेशी तत्वों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था, क्योंकि विदेशी आक्रमणकारी आप लोग देख चुके हैं, शक हैं, कुषाण है, ये सब विदेशी थे, तो उनका जो संस्कृति था उसका प्रभाव तो भारतीय समाज पर पड़ना ही था। हम लोगों ने देखा भी था कि यूनानियों का क्या प्रभाव पड़ा था भारत के समाज पर, या मतलब भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, यूनानियों ने भारत को क्या दिया और भारत से यूनानियों ने क्या लिया, ये सब हम लोग पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो
विदेशी तत्वों का भी आगमन हुआ था और उससे जो है भारतीय समाज में बहुत सारे बदलाव आए थे। जनजातीय क्षेत्रों में सभ्यता का विस्तार हुआ था और उनका जो है कृषकों के रूप में परिवर्तन हो गया था। जनजाति लोग जो पहले घूम फिर करके और अपना भरण पोषण किया करते थे, अब उनका कृषकों के रूप में परिवर्तन हो गया था। मतलब अब वो भी जो है वो खेती बाड़ी करने लगे थे और इस कारण से समृद्ध होते जा रहे थे। ठीक है, यह याद रखिएगा। इसके बाद ये तो मैंने बता दिया कि ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान हुआ करता था। शूद्रों का उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेने के कारण, जैसा मैंने बताया कि कारीगरी वगैरह में वो लोग ज़्यादा रुचि लिया करते थे और इस समय शिल्प, कारीगरी इत्यादि का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, इसलिए वो समृद्ध हो गए थे। ठीक है, नवीन तत्वों के आगमन से वर्ण संकर समूहों की संख्या में वृद्धि हुई। वर्ण संकर समूह किसको कहते हैं? मतलब कि एक वर्ण का दूसरे वर्ण के साथ विवाह करने से जो पुत्र उत्पन्न होता है या पुत्री उत्पन्न होती है, उसको वर्ण संकर कहते हैं। ठीक है, संकर कहने का मतलब ये होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड से आप समझ जाएंगे। तो उस समय वर्ण संकर संप्रदाय का उदय हुआ, क्योंकि शक जो थे, कुषाण जो थे, वो सब बाहर से आए थे और यहाँ के जो लोग थे उनके साथ उनका जब विवाह हुआ तो वर्ण संकर समुदायों का जन्म हुआ और वर्ण संकर समूहों को जो है उस समय मान्यता दी जाने लगी और उनको भी वर्ण में स्थान दिया जाने लगा था। ठीक है, वैसे उनको हीन समझा जाता था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं समझा जाता था। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि रुद्रदामन का दामाद कौन था? रुद्रदामन का दामाद था आपका ये सातवाहन शासक था। रुद्रदामन का दामाद जो था, ठीक है, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का भाई जो था, हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में पढ़ा है, वह रुद्रदामन का दामाद था। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्ण संकर समुदायों का भी जन्म हुआ था और वर्ण संकर समूहों की संख्या में वृद्धि हुई थी। बौद्ध ग्रंथों में जहाँ 12 की संख्या बताई जाती है, वर्ण संकर समूहों की संख्या 12 बताई जाती है, वहीं पर मनुस्मृति में यह संख्या बढ़ करके 61 के आसपास हो गई थी, 60 के आसपास हो गई थी। तो वर्ण संकर समूहों की संख्या में वृद्धि हो गई थी। विदेशी शासक जो थे उनको मतलब कि मलेच्छ समझा जाता था। विदेशी शासक जो थे उनको भारत में मलेच्छ समझा जाता था, लेकिन बाद में चल करके उनको जो है दोयम दर्जे का क्षत्रिय मानते हुए वर्ण व्यवस्था में उनको भी स्थान दिया गया मौर्योत्तर काल में। ठीक है, इसके अलावा महिलाओं के बारे में मैंने बता दिया कि विधवा विवाह को हतोत्साहित किया, बाल विवाह को प्रोत्साहन मिला, संपत्ति एवं शिक्षा संबंधी महिलाओं के अधिकार सीमित कर दिए गए और दास प्रथा जो है वो भी विद्यमान थी। मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का विवरण दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और देख लेते हैं मृदभांड, भवन निर्माण तथा तकनीकी परिवर्तन के बारे में। शक एवं कुषाण काल में भवन निर्माण की जो प्रथा थी उसमें प्रगति आ गई थी। भवन निर्माण की कला में प्रगति आई थी। पक्की ईंटों का प्रयोग जो है वह फर्श वगैरह के निर्माण में या फिर दीवार वगैरह के निर्माण में किया जाता था। फर्श नहीं, दीवार वगैरह, घर का दीवार वगैरह बनाने के लिए जो है पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि फर्श और छत बनाने के लिए टाइल्स का भी इस्तेमाल किया जाने लगा था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कुषाणों के द्वारा कुषाण मतलब कि कुषाण वंश के द्वारा जो है उस कालखंड में लाल मृद भांडों का उपयोग शुरू हुआ था। ठीक है, और जो बर्तन हुआ करते थे उसमें टोटी लगाने की प्रथा शुरू हुई, फुहारा लगाने की प्रथा शुरू हुई। जैसे फुहारा आप कह सकते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे पौधों को पानी पटाने के लिए हम लोग फुहारा वाला वो यूज करते हैं ना। और टोटी आप देखते होंगे कि घड़ा में भी आजकल टोटी लगा दिया जाता है और नल खोल के उससे पानी निकाला जाता है। तो उस प्रकार का, अब प्लास्टिक का तो नहीं हुआ होगा उस समय, लेकिन टोटी किसी प्रकार से मिट्टी वगैरह से ही टोटी बनाया जाता होगा और फुहारा बनाने की जो प्रथा है वह भी शुरू हुई थी इसी कालखंड में, कुषाणों के कालखंड में। शक एवं कुषाण जो है वह पगड़ी तो आप जानते ही हैं, ट्यूनिक जो कि कुर्ती हुआ करता था, इसके अलावा पैजामा और भारी लंबे कोट लेकर के आए थे। ठीक है, बाहर से जहाँ से आए थे वहाँ से लेकर आए थे शक और कुषाण। इसके अलावा मध्य एशिया से जो है टोपी हो गया, सिरस्त्रान हो गया और बूट इत्यादि जो है वो भारत आए, जिनको योद्धा लोग इस्तेमाल करते थे। जो युद्ध लड़ने वाले लड़ाके हुआ करते थे वो इस्तेमाल करते थे टोपी, सिरस्त्रान और बूट इत्यादि। ठीक है, शकों एवं कुषाणों के समय उत्तम अश्वारोही सेना हुआ करती थी। उत्तम मतलब कि बहुत अच्छे गुणवत्ता वाली अश्वारोही सेना हुआ करती थी, बहुत लड़ाकू हुआ करती थी। और वो लोग जो है उसी समय
घोड़ा में लगाम और जीन का उपयोग शुरू हुआ था। लगाम तो आप लोग जानते हैं, हाथ में थामे रहता है, टिगड़िक टिगड़िक करते रहता है, और जीन जो होता था जिस पर बैठते हैं ना, उसको जीन कहते हैं। मतलब घोड़ा पर देखते होंगे कि एक रहता है चमड़ा टाइप का लगा हुआ, और उसी पर जो है पैर रख करके और उसके बाद फिर घोड़े पर चढ़ते हैं और उसी पर बैठा जाता है, तो उसको जीन कहा जाता है। ठीक है, तो लगाम और जीन का प्रयोग जो है घोड़ों के साथ उसी समय शुरू हुआ था, यह भी याद रखिएगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं धार्मिक व्यवस्था के बारे में। तो ब्राह्मण, वैष्णव एवं शैव पंथों का विकास हुआ था। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी हीनयान और महायान संप्रदायों का विकास हुआ था। ठीक है, जैन धर्म में भी अगर हम लोग देखें तो तीर्थंकरों की पूजा जो है वह इसी काल में आरंभ हुई थी। बौद्ध धर्म बौद्ध भगवान बुद्ध का, बोधिसत्वों का, इसके अलावा भगवान शिव का, भगवान विष्णु का इत्यादि का प्रतिमा बनाया जाने लगा था, मूर्तियां बनाया जाने लगा था इसी समय में। ठीक है, अवतारवाद के माध्यम से जो है गैर आर्य एवं आर्य देवताओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया था। जैसे अवतारवाद आप देखते हैं, विष्णु के 10 अवतार का जिक्र किया जाता है, शंकर भगवान के 28 अवतारों का जिक्र किया जाता है। उसी प्रकार से यह भी माना जाता है कि भगवान बुद्ध जो थे वह मतलब कि विष्णु भगवान के ही अवतार थे। ठीक है, तो जैसे बौद्ध धर्म में बुद्ध भगवान को विष्णु का अवतार मान लिया गया, उसी प्रकार से कहा गया है कि अवतारवाद के माध्यम से एक गैर और गैर आर्य, मतलब आर्य और गैर आर्य देवताओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया। आपके विष्णु भगवान जो हो गए वो आर्य देवता हो गए, और गैर आर्य देवता मतलब बौद्ध धर्म के देवता का स्वरूप हो गए आपके बुद्ध भगवान, और दोनों को आपस में जोड़ दिया गया कि एक दूसरे के अवतार थे। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप, उसी प्रकार विष्णु के 10 अवतार तथा शिव के 28 अवतारों की परिकल्पना की गई। इसी प्रकार से बोधिसत्वों के भी अवतार की परिकल्पना बौद्ध धर्म में की जाने लगी थी इस समय तक। ठीक है, जैन पंथ में तीर्थंकरों की पूजा आरंभ हो गई। बौद्ध एवं जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का निर्माण किया जाने लगा। इसी प्रकार से विष्णु शिव भगवान की मूर्तियों का भी निर्माण किया गया। ठीक है, गैर आर्य पृष्ठभूमि के नए देवताओं जैसे गणेश भगवान की पूजा होने लगी, कार्तिकेय कुमार की पूजा होने लगी। कार्तिकेय जानते होंगे भगवान शंकर के पुत्र थे, तो उनकी पूजा की जाने लगी। तो गैर आर्य भी बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी थी। इसके अलावा सर्प पूजा होती थी, पशु पूजा होती थी, ठीक है, नाग पूजा होती थी, ठीक है, मातृ पूजा होती थी। तो इस समय इन सब का भी विकास हुआ था। तो धर्म के मामले में हम लोगों ने ये सब देखा। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं साहित्य के बारे में। तो साहित्य में हम लोग देखते हैं बहुत सारा साहित्य हम लोगों ने पढ़ा था। जब हम लोग सबसे पहला वीडियो पढ़े थे उस समय हम लोगों ने साहित्यिक स्रोतों में बहुत सारे साहित्य को पढ़ा था। अब एक बार और देख लेते हैं कुछ और साहित्यों के बारे में। तो पहला है आपका नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र की रचना जो है भरत मुनि ने की थी। इसके अलावा महाभाष्य देखें तो पतंजलि ने इसकी रचना की थी, और पाणिनि के अष्टाध्यायी पर यह एक टीका है। ठीक है, यह आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है गाथा सप्तशती। तो गाथा सप्तशती की रचना जो है राजा हॉल ने की थी, जो कि सातवाहन वंश के राजा थे। राजा हॉल, उन्होंने गाथा सप्तशती की रचना की थी। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में की थी, और राजा हॉल के प्रेम प्रसंगों का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, और यह जो है मुक्त काव्य का प्राचीनतम उदाहरण है। ठीक है, मुक्त काव्य का प्राचीनतम उदाहरण राजा हॉल के गाथा सप्तशती में मिलता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कामसूत्र के बारे में। तो कामसूत्र जो है वो वात्सायन की रचना है, और इसमें सेक्स पोजीशंस इत्यादि के बारे में जो है वो जानकारी दी गई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं बुद्ध चरित्र। तो बुद्ध चरित्र जो है वह अश्वघोष की रचना है, यह हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे मनुस्मृति। तो यह जो है ईस्वी पूर्व 2री सदी से लेकर के और 2री शताब्दी ईस्वी तक की, मतलब टोटल 400 वर्षों की अवधि की यह रचना मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद है आपका सौंदरानंद। सौंदरानंद भी जो है वह अश्वघोष ने ही लिखा था, और इसमें जो है बुद्ध के सौतेले भाई थे आनंद, उनका बुद्ध धर्म में दीक्षित होने का प्रकरण इसमें दिया गया है सौंदरानंद में। ठीक है, सौंदर्य जोड़ आनंद, सौंदरानंद, आप संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं स्वप्न वासव दत्ता के बारे में। तो स्वप्न वासव दत्ता जो है वह भास की रचना है, भास नामक कवि की रचना है यह आपका स्वप्न वासव दत्ता। ठीक है, और यह जो है आपका
एक नाटक है, संस्कृत नाटक कह सकते हैं आप इसको, और वत्स राज उद्यन एवं वासव दत्ता के बीच के प्रेम की कथा जो है यह स्वप्न वासव दत्ता में दी गई है, ठीक है। और भास को ही सर्वप्रथम संस्कृत में नाटक लिखने का श्रेय दिया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि संस्कृत में नाटक लिखने, सर्वप्रथम नाटक लिखने का श्रेय जो है वह भास को ही दिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं बृहत कथा कोश के बारे में। तो यह जो है गुणाढ़ की रचना है। बृहत कथा कोश जो है वह गुणाढ़ की रचना है और पैसाची प्राकृत भाषा में इसे लिखा गया है। 1,00,000 पद्यों का यह संग्रह हुआ करता था, लेकिन संयोगवश या फिर दुर्भाग्यवश कह सकते हैं कि यह जो पुस्तक है वह अपनी मूल अवस्था में अब विद्यमान नहीं है, वरना बहुत बेहतरीन यह बृहत कथा नाम ही 1,00,000 पद्यों का यह संग्रह हुआ करता था। आगे देख लेते हैं कातंत्र के बारे में। तो यह जो है संस्कृत व्याकरण पर आधारित रचना है जिसके लेखक हैं सर्ववर्मन। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। सर्ववर्मन की यह रचना है। संस्कृत व्याकरण एक तरह से कह सकते हैं उसकी रचना है। और राजा हाल की एक रानी थी मलयावती। राजा हाल की एक रानी थी मलयावती। वो चाहती थी कि राजा हाल जो है वह संस्कृत सीखें, ठीक है, और उन्हीं को संस्कृत सिखाने के लिए जो है यह संस्कृत व्याकरण की रचना सर्ववर्मन ने कर दी थी, जिसका नाम था कातंत्र, ठीक है। इसके अलावा चरक संहिता बहुत प्रसिद्ध है। चरक की यह रचना मानी जाती है, ठीक है, चरक की रचना यह है। अब हम लोग आगे चलते हैं और देख लेते हैं आर्थिक व्यवस्था के बारे में, ठीक है, और उसके बाद हम लोग कला के बारे में देखेंगे, कुछ और चीज़ों के बारे में देखेंगे, प्रमुख परीक्षोपयोगी तथ्य देखेंगे जो परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और कुछ जो पढ़ाने में छूट गया मुझसे वो भी देख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हमारा मौर्योत्तर काल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देख रहे थे मौर्योत्तर काल, और उसमें हम लोग देख रहे थे प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था इत्यादि के बारे में। अब हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं उद्योग व्यवस्था इत्यादि के बारे में और शिल्प वगैरह के बारे में, मतलब अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था की यदि बात करें तो मौर्योत्तर काल में जो है कृषि जो है अपने चरम पर पहुंच गया था। कृषि के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई थी, प्रगति हुई थी। जैसा मैंने बताया कि भूमि दान की परंपरा जो शुरू हुई थी, सातवाहनों ने जो शुरू की थी, उसके बाद जनजातीय लोग भी कृषि कार्य से जुड़ने लगे थे, और ये कारण था कि कृषि के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रगति हुई। अब कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा प्रगति हुई, शूद्रों का भी जो है शिल्प के माध्यम से बहुत ज़्यादा विकास हुआ, वो भी समृद्ध हुए। अब लोग यदि समृद्ध होंगे तो मांग बढ़ेगी वस्तुओं की, क्योंकि उनको भी जो है ऐशो आराम का सामान चाहिए होगा, उनको भी जो है अन्य सामान चाहिए होंगे, तो मांग बढ़ेगी, सामान की मांग बढ़ेगी तो उद्योग और व्यापार जो है वो भी विस्तृत होगा। और जिस प्रकार से कृषि का विकास हुआ, उद्योगों का विकास हुआ, शिल्प का विकास हुआ, तो इस कारण से अर्थव्यवस्था जो थी वो बहुत बेहतरीन अवस्था में थी, और इसी कारण से जो मौर्योत्तर काल है उसको अर्थव्यवस्था की दृष्टि से स्वर्ण काल भी कहा जाता है, माना जाता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, सबसे पहले भूमि दान देख लेते हैं। तो सातवाहनों एवं कुषाणों ने प्रथम शताब्दी ईस्वी में सर्वप्रथम क्या किया था, अक्षय निवि प्रणाली की शुरुआत की थी। भूमि दान की अक्षय निवि प्रणाली की शुरुआत की थी। अक्षय का मतलब होता है वो जिसका कभी क्षय ना हो, मतलब अस्थाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो भूमि दान में दी जाती थी वह अस्थाई रूप से दान में दी जाती थी, इसी कारण से इसको अक्षय निवि व्यवस्था कहा गया है भूमि दान का, ठीक है। आगे देख लेते हैं कृषि अर्थव्यवस्था के बारे में। तो भूमि दान से जो है सीमावर्ती क्षेत्रों में, जैसा जनजातीय लोग जो थे वो सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते थे, और भूमि दान की परंपरा से सीमावर्ती क्षेत्रों में कृषि का काफी ज्यादा विकास हुआ, तो कृषि अधिशेष जो है उस समय होने लगा था, ठीक है। इसके अलावा विभिन्न शासकों ने जो है सिंचाई की व्यवस्था को काफी ज्यादा प्रश्रय दिया। बहुत सारे नहरों का निर्माण कराया गया, कुओं का निर्माण कराया गया। इसके अलावा सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में हम लोग देखते ही है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में दिया गया है। तो इस प्रकार से सिंचाई व्यवस्था बहुत सुदृढ़ की गई, और इस कारण से कृषि का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। विभिन्न प्रकार की फसलें भी उगाई जाती थी, जिनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो
भूमि दान से सीमावर्ती क्षेत्रों में कृषि उन्नत हुई। सिंचाई का देख ले तो रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत कराई गई। कुषाणों के द्वारा पेशावर के आसपास नहरों का निर्माण कराया गया। इसके साथ ही कुओं का भी विकास जो है वह कुषाणों ने करवाया था। हाथी गुम्फा अभिलेख में सिंचाई हेतु राजकीय प्रयासों का वर्णन भी मिलता है। इसके अलावा गाथा सप्तशती में आपका अर्घट्ट के प्रयोग, सिंचाई हेतु अर्घट्ट के प्रयोग का विवरण भी मिलता है। तो इस प्रकार से सिंचाई व्यवस्था हम लोग देखते हैं कृषि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। इसके अलावा भूमि पर निजी स्वामित्व को प्रोत्साहन दिया गया था। निजी स्वामित्व को प्रोत्साहन कहने का क्या मतलब है कि जो लोगों को अस्थायी रूप से भूमि दान में दी जाती थी उनका उस पर नियंत्रण हो जाता था। और मनुस्मृति में कहा गया है कि जमीन उसी की होगी जो वहां पर घास पतवार वगैरह साफ करेगा और उसकी व्यवस्था देखेगा। ठीक है, मनुस्मृति में जब ऐसा कहा गया है तो आप सोच सकते हैं कि जो भी भूमि दान जिसको भी मिलती थी और भूमि का जो भी रख रखाव करता था उसी की वो भूमि होती थी। तो इसीलिए निजी स्वामित्व को इस काल में प्रोत्साहन मिला था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं तो दक्कन में कपास की खेती होती थी। सातवाहनों के अधीन कृष्णा गोदावरी के क्षेत्र में धान का उत्पादन होता था। दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में मसाले तथा कोंकण में नारियल का उत्पादन होता था। इसके अलावा मोटे अनाज एवं दालों की खेती भी की जाती थी। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कपास है, धान है, नारियल है, मोटे अनाज है, दाल है, इन सब की खेती जो है इस समय की जाती थी। तो इस प्रकार से कृषि अर्थव्यवस्था को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देख लेते हैं शिल्प के विकास के बारे में। ठीक है, तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस काल में शिल्प का बहुत तेजी से विकास हुआ था, जिसके कारण जो कारीगर थे, शूद्र जो कारीगरी का काम करते थे, उनमें समृद्धि आई थी। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के जो आपके ग्रंथ हैं उनमें अलग अलग प्रकार के शिल्पों का जिक्र किया गया है। उसी में आपका एक मिलिंद पन्हो है जिसमें कि आपका 75 प्रकार के शिल्पों का विवरण दिया गया है, जिसमें 60 प्रकार के शिल्प है। मतलब 75 प्रकार के टोटल उद्योग धंधों का जिक्र किया गया है, जिसमें 60 प्रकार के शिल्प है। ठीक है, वो देख लेते हैं। मिलिंद पन्हों में 75 प्रकार के व्यवसायों का जिक्र किया गया है, जिसमें 60 शिल्पों का उल्लेख है। और इसमें 8 जो है वह सोना, चांदी, तांबा, टीन, सीसा, पीतल, लोहा आदि धातुओं से संबंधित हैं। तो मिलिंद पन्हों जो है उसमें बहुत प्रकार के शिल्पों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो महावस्तु में 36 एवं जातकों में 18 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख किया गया है। तो विभिन्न प्रकार के शिल्प जो है उस समय अस्तित्व में थे। आगे देख लेते हैं तो मगध के एवं काठियावाड़ में लौह उपकरण जो है भारी मात्रा में मिले हैं। इसके अलावा उज्जैन में मनका यानी कि मोती या फिर माला जिसको कहते हैं, तो मोती बनाने का जो काम होता था वह उज्जैन में होता था। ओडिशा में आपका कलिंग का क्षेत्र जो था, ओडिशा का जो क्षेत्र था, वहां पर हाथी दांत उद्योग काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था। आंध्र प्रदेश के करीमनगर तथा नालगोंडा में लौह शिल्पियों के बसने का साक्ष्य मिलता है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आंध्र प्रदेश के करीमनगर तथा नालगोंडा जो कि आपका कहाँ है, तेलंगाना में है, तो वहां पर लौह शिल्पियों के बसने का प्रमाण मिलता है। इसके अलावा कीमती पत्थरों को तराशना भी जो है प्रमुख शिल्पों में से एक था। ठीक, मथुरा तथा भागलपुर जो था वहां पर सूती वस्त्र का उत्पादन हुआ करता था। सूती उस वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र था आपका मथुरा और भागलपुर। भागलपुर कहाँ है, बिहार में है, और मथुरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। दोनों आसपास में ही है, लगभग कह सकते हैं। तो मथुरा तथा पश्चिमी दक्कन में शिल्पी श्रेणियों का जो है वह संकेंद्रण था। मथुरा तथा आपका जो पश्चिमी दक्कन का क्षेत्र है वहां पर शिल्पियों का संकेंद्रण था। जो शिल्पी थे वो आपस में चूंकि उनका तनाव रहता था, इस कारण से उन्होंने अलग अलग श्रेणियों के नाम से संगठन बना लिया था। तो जो आपका शिल्पियों का जो संगठन हुआ करता था उसको श्रेणी कहते थे, और जो व्यापारियों का संगठन हुआ करता था उसको निगम कहते थे। और इतनी ज़्यादा स्वायत्तता प्राप्त थी इन श्रेणियों और निगमों को कि उनकी अपनी खुद की सेना हुआ करती थी। वही वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया करते थे, वही जो है व्यापार वाणिज्य वगैरह संभाला करते थे। और
बैंकों का भी काम किया करते थे, मतलब विभिन्न लोगों से पैसे लेना और उसके बाद जो है ऋण देने का काम करना, ठीक है, और ब्याज वसूलना, ये सब काम जो है वो श्रेणियां किया करती थी। इसके अलावा जो है उनका अपना पताका हुआ करता था, अपना मुहर हुआ करता था, वो अपने सिक्के तक ढाला करते थे। तो इतनी ज्यादा स्वायत्तता प्राप्त हो गई थी इन श्रेणियों को और निगमों को, ठीक है। यहां पर हम लोग ये देखते हैं, ठीक। श्रेणियां जो है वो सिक्के जारी करती थी, बैंक प्रणाली चलाती थी, अपना पताका एवं मुहर हुआ करता था, न्याय भी किया करती थी, वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करती थी और सेना भी रखा करती थी। तक्षशिला से प्राप्त 5 सिक्कों में निगम शब्द का उल्लेख मिलता है। तक्षशिला से 5 सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पर निगम शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तो ताम्र मुद्राओं में त्रिपुरी, महिष्मती, विदिशा, माध्यमिका, एरन, वाराणसी इत्यादि नगरों के नाम का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा शिल्प के विकास के बारे में। अब हम लोग आते हैं और देख लेते हैं प्रमुख उद्योग धंधों के बारे में और व्यापार वाणिज्य के बारे में, ठीक है। तो प्रमुख उद्योगों को अगर देखें तो सबसे पहला देख लेते हैं वस्त्र उद्योग। मथुरा के साटक और चित्तौड़ के माध्यमिका में वस्त्र उद्योग के प्रमाण मिलते हैं और यह किसके द्वारा कहा गया है? पतंजलि के द्वारा इसका विवरण किया गया है। मथुरा के साटक और चित्तौड़ के माध्यमिका में वस्त्र उद्योग प्रसिद्ध था, ऐसा पतंजलि ने अपने ग्रंथ में कहा है। इसके अलावा देखते हैं तो उरैयूर एवं अरिका मेडु ये सब दक्षिण भारत में है। यहाँ पर ईंटों से बना हुआ कपड़ा रंगने का हौज जो होता है, हौदा या हौज जो होता है वो मिला है, ठीक है, उरैयूर और अरिकामेडु से। अब हम लोग देख लेते हैं लोहा और इस्पात उद्योग के बारे में। तो करीमनगर आंध्र प्रदेश तथा नालागोंडा तेलंगाना से लोहे के औजार मिले हैं। इसके अलावा तराजू की दंडी मिली है, मूठ वाले फावड़े मिले हैं, कुल्हाड़ी, हसिया, फाल, उस्तरा, करछुल इत्यादि भी जो है प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? करीमनगर आंध्र प्रदेश और नालागोंडा तेलंगाना से, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं तो भारतीय लोहे एवं इस्पात का निर्यात जो है वह पार्थियाई एवं अबिसिनियाई बंदरगाहों से होता था, ठीक। अब आते हैं सीसा उद्योग के बारे में देख लेते हैं। तो भारत में सीसा ढालने की जानकारी जो है वह ईसवी सन के प्रारंभ में मिल गई थी, ठीक है, ईसवी सन के प्रारंभ में मिल गई थी। और शीशे के सिक्के भी ढाले जाते थे, विभिन्न प्रकार के शीशे के सांचे बनाए जाते थे और उनसे जो है मूर्तियां बनाई जाती थी, ठीक है। नालागोंडा के यल्लेश्वरम तथा कोंडापुर हैदराबाद से मूर्तिकाएं एवं उनके निर्माण के सांचे सर्वाधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। तो ये दोनों जगह याद रखिएगा, नालागोंडा के यल्लेश्वरम, नालागोंडा जो कि आपका तेलंगाना में है, वहां के यल्लेश्वरम तथा कोंडापुर हैदराबाद जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहां से आपका मूर्तियां मिली हैं और उसके अलावा मूर्तियों को ढालने के शीशे के सांचे भी सर्वाधिक संख्या में मिले हैं, यह याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं तो रोम के शीशे की वस्तुएं जो है वह तक्षशिला और अफगानिस्तान में मिली हैं, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रोम के जो है शीशे की वस्तुएं, रोम के शीशे की वस्तुएं वो मिली हैं अफगानिस्तान तथा तक्षशिला से, ठीक। आगे देख लेते हैं हस्ती दंत शिल्प उद्योग, मतलब कि हाथी दांत बनाने का उद्योग जो है वह विदिशा में था, ठीक है। यहाँ से विदिशा से हाथी दांत उद्योग में जुटे हुए शिल्पियों की श्रेणी का जिक्र मिलता है, उल्लेख मिलता है विदिशा में, ठीक है। इसके अलावा देखें तो भारतीय दंत शिल्प की वस्तुएं जो है अफगानिस्तान एवं रोम में भी मिली है, मतलब कि हाथी दांत से निर्मित वस्तुओं का निर्यात भी किया जाता था, याद रखिएगा। अन्य वस्तुओं के बारे में देखें तो लोहा जो है वह मगध से, नमक पंजाब से, हीरे कश्मीर, कोसल, विदर्भ और कलिंग से, तांबा राजस्थान से, मसाले दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा कुषाण लोग जो है सोना मध्य एशिया के अल्लाई पहाड़ी से प्राप्त करते थे,
यह याद रखिएगा। कुषाण लोग सोना मध्य एशिया के अलाई पहाड़ी से प्राप्त किया करते थे। तो अन्य वस्तुओं के बारे में देखा कि कौन वस्तु कहाँ से प्राप्त होती थी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं सिक्कों के बारे में, क्योंकि व्यापार वाणिज्य के लिए सिक्के भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इस समय सिक्कों का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। क्यों? क्योंकि इंडो ग्रीक शासकों ने सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए थे। ठीक है, सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे और इस पर जो है द्विभाषीय लेख लिखे होते थे। द्विभाषीय लेख कहने का मतलब है कि एक तरफ जो है सिक्के के एक तरफ एक पहलू में आपका यूनानी भाषा और लिपि में लेख लिखा होता था, तो दूसरी तरफ जो है आपका खरोष्ठी लिपि और प्राकृत भाषा में लेख लिखा होता था, इसलिए इसको द्विभाषीय लेख कहा जाता है। स्वर्ण सिक्कों पर द्विभाषीय लेख चलाने का काम किसने किया था? इंडो ग्रीक शासकों ने किया था। इंडो ग्रीक शासक जो है जो सोने के सिक्के चलाते थे उसको स्टैटर कहा जाता था, जो कि 133 ग्रेन का हुआ करता था। इसके अलावा इंडो ग्रीक शासकों ने तांबे और चांदी के सिक्के भी चलाए थे, यह भी याद रखिएगा। चांदी के सिक्कों में देखें तो चांदी के सिक्के 3 प्रकार के हैं जो कि इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे। उनको कहा जाता था द्रह्म, जो कि 82.2 ग्रेन का हुआ करता था। दूसरा है हेमी द्रह्म, जो कि 33.6 ग्रेन का हुआ करता था। और तीसरा है आबोलका, जो कि 11.6 ग्रेन का हुआ करता था। तो इंडो ग्रीक शासकों ने जो चांदी के सिक्के चलाए वो 3 प्रकार के हुआ करते थे। इसके अलावा देखिए तो कुषाणों ने सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, जो कि 124 ग्रेन के हुआ करते थे। यह अक्षरशः प्रश्न पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा। कुषाणों ने ही सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, जो कि 124 ग्रेन के थे। और सर्वाधिक तांबे के सिक्के भी जो है कुषाणों ने ही जारी किए थे, यह भी पूछा जा चुका है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो हुबिस्को के सिक्कों पर भारतीय देवी देवताओं के चित्र जो है वह कुषाणों से भी ज्यादा मिलते हैं हुबिस्को के सिक्के पर। ठीक है, और कौन कौन से देवी देवता के चित्र मिलते हैं? तो बुद्ध भगवान के मिलते हैं, शिव के मिलते हैं, कार्तिकेय, विष्णु, शंकर, सन, उमा इत्यादि के मिलते हैं। और उमा देवी के बारे में जो है वह पूछा भी जा चुका है कि उमा देवी के सिक्के जो है, उमा देवी का चित्रण किसके सिक्कों पर सर्वाधिक मिलता है? तो वह हुबिस्को के सिक्कों पर मिलता है। ठीक, इसके अलावा देखते हैं तो सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम भारत में शीशे के सिक्के चलाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूछा भी जा चुका है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा चांदी, तांबा, पोटीन इत्यादि के सिक्के भी सातवाहनों ने चलाए थे और इनके सिक्कों पर मछली, जहाज और शंख का चित्रण मिलता है, यह भी पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ठीक, स्वर्ण सिक्कों के बारे में देखें तो स्वर्ण सिक्के जो हैं उनको निष्क स्वर्ण या फिर पल कहा जाता था इस काल में। चांदी के सिक्के को शतमान कहा जाता था और तांबे के सिक्के को काकिनी कहा जाता था। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, कि सोने के सिक्के को क्या कहते थे, चांदी के सिक्के को क्या कहते थे और तांबे के सिक्के को क्या कहते थे। ठीक, इसके अलावा कांसारपन के बारे में देखें तो यह सोना, चांदी, तांबा, रंगा, शीशा इत्यादि सभी धातुओं के सिक्के हुआ करते थे जिनको कांसारपन कहा जाता था। ठीक, अब आते हैं व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में देख लेते हैं। तो अगस्टस, टाइबेरियस तथा नीरो के समय में रोम के साथ विदेश व्यापार सबसे समृद्ध अवस्था में था। ठीक है, और सबसे ज्यादा व्यापार जो हुआ था वह अगस्टस के समय में हुआ था। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि अगस्टस के स्वर्ण सिक्के सबसे अधिक संख्या में भारत में मिलते हैं। ठीक, रोम के हिसाब से देखें तो रोम के शासकों में यदि देखा जाए तो मानसून की खोज भी इसी समय में हुई थी। 48 ईस्वी में हिप्पालस नामक ग्रीक नाविक ने, हिप्पालस नाम था उस ग्रीक नाविक का जिसने 48 ईस्वी में मानसून की खोज की थी। और मानसून की खोज होने से जो है आपका समुद्री व्यापार जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रगति आई थी। उत्तरा पथ का विस्तार देख लेते हैं तो 2 प्रकार के पथ उस समय थे, उत्तरा पथ और दक्षिणा पथ जो था वह सबसे प्रमुख हुआ करता था, रास्ता व्यापार मार्ग जिसको कहते हैं। तो उत्तरा पथ जो है हम लोग देख चुके हैं, पहले से भी देखते आ रहे हैं। उत्तरा पथ आपका मौर्य काल से ही देखते आ रहे हैं, लेकिन इस समय उत्तरा पथ का विस्तार हुआ था। कहाँ से कहाँ तक? तो तक्षशिला से पेशावर तक हो गया था और पेशावर से जो है यह मध्य एशिया में बैक्टीरिया तक पहुँच गया था। और बैक्टीरिया से ही आप जानते हैं कि रेशम मार्ग गुजरता था जो कि आपका चीन को
जोड़ता था, रोमन साम्राज्य से जोड़ता था, ठीक है। तो चूंकि पेशावर से आपका मध्य एशिया में बैक्टीरिया तक यह पहुंच चुका था, ठीक है, तो वहां से रेशम मार्ग मिल जाता था और उस मार्ग से फिर जो है व्यापार आगे बढ़ता था उत्तरापथ के जरिए, ठीक। इसके अलावा दक्षिणापथ भी इस समय था, जो जिसमें एक मार्ग जो है वह नासिक से प्रतिष्ठान तक जाता था और दूसरा मार्ग जो है वह आपका भरौच से सोपारा तक था, ठीक है। यह सब महाराष्ट्र में ही है, भरौच से सोपारा तक, और एक मार्ग जो है आपका नासिक से प्रतिष्ठान तक, ये था दक्षिणापथ, ठीक। अब आगे देखिए तो व्यापारिक संबंध कहाँ कहाँ से था, तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य से संबंध, व्यापारिक संबंध था, पश्चिम एशिया से, मध्य एशिया से, उत्तर पूर्व अफ्रीका जिसको मिस्र कहते हैं वहाँ से, फिर चीन एवं दक्षिण पूर्व एशिया से भारत का व्यापारिक संबंध हुआ करता था। निर्यात क्या क्या चीज़ें की जाती थी, तो मसाले निर्यात किए जाते थे, और मसालों में विशेष करके यवन प्रिया जिसको कहा जाता है, काली मिर्च जिसको यवन प्रिया कहा जाता था, उसका निर्यात विशेषकर किया जाता था मसालों में। इसके अलावा रेशमी वस्त्र, कीमती पत्थर, लौह निर्मित वस्तुएं, औषधि इत्यादि का भी निर्यात किया जाता था भारत से, ठीक। और आयात किन किन वस्तुओं का किया जाता था, तो सोना चांदी, शराब एवं शराब रखने का कलसा हुआ करता था, ठीक है, वो आयात किया जाता था। अरेटाइन मृदभांड जो है वो आयात किए जाते थे, जिनका उपयोग कुलीन वर्ग के लोग करते थे, अरेटाइन मृदभांड। इसके अलावा रोमन सिक्के इत्यादि भी जो है आयात किए जाते थे, ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं किन किन बंदरगाहों से आयात होता था, और उसके बाद जो है कला के बारे में देख लेंगे, और छोटा मोटा पॉइंट बचा हुआ है वो देख करके और वीडियो समाप्त करेंगे, ठीक। तो आइए अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख बंदरगाहों के बारे में, ठीक है। प्रमुख बंदरगाहों में अगर हम लोग देखें तो इसकी जानकारी जो है वह पेरिप्लस ऑफ द अरिथ्रियन सी से मिलती है, जिसके बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं कि यह अज्ञात कोई यूनानी लेखक था जिसकी रचना है, ठीक। तो पहला जो आपका बंदरगाह है वह है बैरीगाजा या फिर भरौच बंदरगाह, ठीक। इसे भृगु कक्ष भी कहा जाता है, जो भारत के पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा एवं सबसे प्राचीन बंदरगाह था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद देखते हैं तो पश्चिमी देशों के साथ जो है अधिकांश व्यापार यहीं से होता था, भृगु कक्ष बंदरगाह से या फिर आपका भरौच बंदरगाह से। आयातित वस्तुओं में क्या क्या थी, तो इटली, यूनान एवं अरब की मदिरा जो थी वह आयातित वस्तुओं में प्रमुख थी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आयात की जाती थी, निर्यात की जाती थी, तो यह उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है आपका बारबेरिकम बंदरगाह, यह जो था सिंधु नदी के मुहाने पर स्थित था, ठीक। उसके बाद है आपका अरिकामेडु बंदरगाह, यह जो था आधुनिक पुदुचेरी में था, पांडिचेरी या पुदुचेरी कह सकते हैं, वहां पर यह स्थित था अरिकामेडु बंदरगाह। और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में इसको पेंडोक भी कहा गया है, ठीक। यहाँ 1945 में विस्तृत खुदाई में एक रोमन बस्ती भी मिली है और विभिन्न प्रकार के रोमन सामान भी प्राप्त हुए हैं। मलमल तथा मोती जो है यहाँ से निर्यातित वस्तुओं में प्रमुख थी, मलमल और मोती, ठीक। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है कोरकई बंदरगाह, तो यह जो है पांड्यों की बंदरगाह राजधानी थी। पांड्य वंश जो था उसकी बंदरगाह राजधानी थी, और पेरिप्लस में इसे कालची कहा गया है, और यह जो है मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, याद रखिएगा, मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है मुजिरिस जो है यह, इसका दूसरा नाम था कंगनोर, इसका दूसरा नाम है कंगनोर, ठीक। और यह चेर राज्य में स्थित था, चेर वंश था उसी के राज्य में यह स्थित था, चेर राज्य में। यहाँ सोने और चांदी के सिक्के आयात किए जाते थे मुजिरिस में, ठीक। नेक्स्ट है सोमेलिया बंदरगाह, तो सोमेलिया बंदरगाह का दूसरा नाम है चौल, मतलब इसका अन्य नाम जो है वह चौल है, और यह महाराष्ट्र में स्थित था। उसके बाद है आपका सोपारा बंदरगाह, सोपारा में याद होगा आपको, सोपारा में अशोक का जो है शिलालेख भी मिला है, ठीक। पश्चिमी तट पर आधुनिक महाराष्ट्र में यह स्थित था सोपारा। नेक्स्ट है नौरा जो है वह आधुनिक किन्नौर में स्थित था। इसके बाद है टिंडिस जो है वह आधुनिक पेन्नानी में स्थित था।
मुसिरी या फिर मुजरिस, यह चेर राज्य में स्थित था। नेलसिंडा जो है वह आधुनिक आंध्र में स्थित था, मतलब आंध्र प्रदेश में स्थित था। इसके बाद है बंदरगाह जो है वह चेर राज्य का बंदरगाह था। इसके बाद है कमारा जो कि कावेरी पत्तनम में स्थित था, ठीक। कोडाकसाला जो कि घंटासाला में स्थित था, और ताम्रलिप्ति जो कि बंगाल में स्थित था, ठीक। तो इस प्रकार से अनेक बंदरगाह थे जहां से व्यापार वाणिज्य हुआ करते थे विदेशों के साथ, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं कला के बारे में। कला के बारे में देखें तो मौर्योत्तर कला का जो मुख्य आधार था वह बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म के बोधिसत्वों की, बुद्ध भगवान की मूर्तियां जो है इस कला में बनाई गई हैं। भगवान बुद्ध की मूर्तियों को देखें तो उनमें जो है अनेक रूपों में उनका चित्रण किया गया है। अनेक मुद्राओं में उनका चित्रण इस कला शैली में किया गया है, और इसी कला शैली में अनेक चैत्यों, स्तूपों एवं विहारों का निर्माण कराया गया है, ठीक। विहार वो होते थे जहां वर्षा काल के दौरान जो बौद्ध भिक्षु होते थे वह आराम किया करते थे, उसको विहार कहा जाता था, ठीक। इस काल का सबसे प्रसिद्ध चैत्य जो है वह कार्ले का चैत्य है, ठीक। और कार्ले का चैत्य जो है वह सातवाहनों ने बनवाया था, यह हम लोग बाद में देखेंगे। वास्तुकला का यह जो है प्रभावोत्पादक उदाहरण है। यह सीधा ऐसे ही एकदम सेंटेंस पूछा गया है कि वास्तुकला का जो है प्रभावोत्पक उदाहरण जो है वह कौन है, तो यही कार्ले का चैत्य है, ठीक। इस समय में मूर्ति कला के 3 महान केंद्र थे। पहला हो गया गांधार, दूसरा हो गया मथुरा तथा तीसरा हो गया अमरावती। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। गांधार, मथुरा और अमरावती जो थे वह मौर्योत्तर काल के आपके कला के प्रमुख केंद्र थे, ठीक। मूर्ति कला के 3 महान केंद्र थे। अब हम लोग देख लेते हैं गांधार कला के बारे में। तो इसका जो भौगोलिक विस्तार था वह गांधार, बामियान अफगानिस्तान, जलालाबाद, पेशावर, स्वात घाटी, तक्षशिला इत्यादि में इसका भौगोलिक विस्तार था, ठीक। आगे देख लेते हैं तो बुद्ध और बोधिसत्व गांधार कला का मुख्य विषय वस्तु था, और बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में प्रतिमा इस कला में बनाई गई है। गांधार कला शैली में बुद्ध को रोमन एवं ग्रीक देवताओं जैसा दिखाया गया है, और उनका चेहरा जो है अनेक मूर्तियों में जो है वह आपका ग्रीक भगवान जो है, ग्रीक गॉड कह सकते हैं, अपोलो के जैसा दिखाया गया है, ठीक। बुद्ध की मूर्तियों में जटिल प्रतीकों तथा आभूषणों से लदा हुआ उनको दिखाया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो गांधार मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान यानी कि शिष्ट का प्रयोग जो है वह माध्यम के रूप में किया गया है, और यह जो है पूछा भी जा चुका है यूपीपीएससी में, तो याद रखिएगा। अब देख लेते हैं मथुरा कला के बारे में। तो मथुरा कला में बुद्ध का चेहरा गोल तथा शरीर बलिष्ठ, चेहरे पर आभा इत्यादि देखने को मिलता है, और इसमें भी जो है बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में चित्रण किया गया है, ठीक। मथुरा कला में बुद्ध प्रतिमाओं में भावों की कल्पना तथा अलंकरण शुद्ध रूप से भारतीय है, यह याद रखिएगा, ठीक। जैन मूर्तियों का भी निर्माण जो है मथुरा कला में किया गया है। आदिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ तथा महावीर स्वामी की प्रतिमाएं जो हैं वह बनाई गई हैं मथुरा कला शैली में। ब्राह्मण धर्म में देख लें तो ब्रह्मा, शिव का जो रूप है अर्धनारीश्वर रूप, और शिव भगवान का पार्वती माता के साथ जो है चित्रण इसमें किया गया है। इसके अलावा गणपति, कार्तिकेय, सूर्य, सरस्वती, लक्ष्मी इत्यादि देवी देवताओं का भी चित्रण मथुरा कला शैली में किया गया है, ठीक है। और देवी देवताओं का जो चित्रण किया गया है उसमें उनके प्रतीकों का जिक्र किया गया, उनके प्रतीकों के साथ उनका चित्रण किया गया है, और विशेष वाहन के साथ उनका चित्रण किया गया है। जैसे कार्तिकेय का मोर है, विष्णु भगवान का गरुड़ है। तो इस प्रकार से सभी जो देवी देवता हैं उनके वाहनों का या फिर प्रतीकों का उनके साथ प्रयोग किया गया है, ठीक। मथुरा कला में कुषाण शासकों की धर्मनिरपेक्ष मूर्तियां भी प्राप्त हुई है, मतलब कुषाणों ने ऐसी मूर्तियां बनवाई जिसमें आपका धर्म का से उसका कोई संबंध नहीं है, ठीक। अजंता की गुफा संख्या 9 में क्या दिया हुआ है, 16 उपासकों को स्तूप की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है, और यह जो है आपका मथुरा कला शैली का उदाहरण है जिसमें आपका
स्तूप की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है 16 उपासकों को, और गुफा संख्या 10 जो है वह जातक कथाओं पर आधारित है। ठीक है, जातक कथाओं का चित्रण उसमें किया गया है। यह दोनों पूछा जा चुका है, इसलिए बताया हूँ, इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण कुछ तथ्य जो कि बताना छूट गया था या फिर इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटो II नामक हिंद यवन शासक ने शीशे का सिक्का चलाया था और इसका कालखंड है 25 ईस्वी पूर्व से 10 ईस्वी पूर्व। ये सब पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जो है वह काठियावाड़ का रुद्रदामन का अभिलेख है, और यह जो है संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। बिना बेगार के सुदर्शन झील का निर्माण जो है वह रुद्रदामन प्रथम ने कराया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बुद्ध का अंकन जो है वह कनिष्क के सिक्कों पर हुआ है, याद रखिएगा। यौधेयों का प्रमाण, यौधेय वंश था एक, जिसका प्रमाण जो है आपका पुराणों में मिलता है, अष्टाध्यायी में मिलता है तथा बृहत संहिता में मिलता है, और इनके सिक्कों पर जो है कार्तिकेय का चित्रण मिलता है। ठीक, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि जो है उसका कालखंड जो है वह 81 ईस्वी है, याद रखिएगा। और सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख जो है वह कनिष्क का है, यह भी याद रखिएगा। विक्रम एवं शक संवत में अंतर क्या होता है, मतलब कितना अंतर है, कितने वर्षों का अंतर है, तो 135 वर्षों का अंतर है। ठीक है, एक हो गया आपका 57 और एक हो गया 78। ठीक है, 57 ईसा पूर्व और 78 ईस्वी, तो दोनों के बीच का अंतर अगर आप देखेंगे तो 135 वर्ष होता है। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं तो पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का प्रमुख योगदान जो था वह विधि क्षेत्र में था, कानून के क्षेत्र में था। सातवाहनों की प्रमुख स्थापत्य कृतियां कौन कौन है, तो कार्ले का चैत्य, अमरावती कला और अजंता एलोरा की गुफाएं। ठीक, डेमेट्रियस प्रथम के सेनापति कौन कौन थे, तो अपोलो डोट्स तथा मिनांडर थे, इंपॉर्टेंट है। भारत में शक राजा क्षत्रप कहलाते थे, याद रखिएगा। क्षत्रप कौन कहलाते थे, तो शक राजा जो थे वो कहलाते थे। महाविभाषा सूत्र जो है जिसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है वह वसुमित्र की रचना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म का रामायण किसको कहा जाता है, तो बुद्ध चरित को कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं और उनकी रचना जो थी वह था माध्यमिक सूत्र। ठीक, कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर अश्वघोष तथा बुद्ध का भिक्षा पात्र प्राप्त किया था। यह बीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि किसने पाटलिपुत्रा पर आक्रमण कर बुद्ध का भिक्षा पात्र प्राप्त किया था। ठीक, कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। कनिष्क के रबतक अभिलेख में कौशाम्बी, पाटलिपुत्रा, साकेत तथा चंपा का जिक्र मिलता है, और यह जो है अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल के निकट रबतक नामक स्थान से 1993 में प्राप्त हुआ था। रबतक अभिलेख किसका, कनिष्क का। वर्ण व्यवस्था का रक्षक जो है वह गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पान चाउ नामक चीनी जनरल ने कनिष्क को पराजित किया था और यह हान वंश का जनरल था। ठीक है, हान वंश के शासक के कहने पर इसने कनिष्क से लड़ाई लड़ी थी। पान चाउ ने और कनिष्क को हराया था। बाल विवाह की प्रथा जो है वह कुषाण काल में आरंभ हुई थी, याद रखिएगा। अफगानिस्तान का बामियान जो है वह बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। जैसा हम लोगों ने देखा है यहाँ पर कला जो है, यहाँ पर गांधार कला का जो विस्तार है वह बामियान में भी था, अफगानिस्तान में। ठीक, सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी जो थी वह अमरावती में थी। वैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रतिष्ठान में थी, लेकिन प्रारंभिक राजधानी जो थी वह अमरावती में थी। यह पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। प्रतिष्ठान को पैठण भी कहा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने मौर्योत्तर काल यहाँ पर समाप्त किया है। 90% क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे। कोई भी किताब उठा करके देख लीजिएगा। आप लूसेंट उठा लीजिए, घटना चक्र उठा लीजिए, परीक्षावाणी उठा लीजिए, अरिहंत उठा लीजिए, कोई भी उठा लीजिए। ठीक है, 90% क्वेश्चन आपके बनेंगे, क्योंकि मैंने 4 स्रोतों से आपको बताया है, और जो कुछ पॉइंट छूट गए थे वो मैंने परीक्षोपयोगी तथ्य के रूप में आपको वो भी बता दिया है। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को अपने जोड़िए ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। ठीक, अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।